Hello student, myself Dr. Iti Kumari, lecturer, Department of Education, Government Teachers Training College देवघर, सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी दुमका। स्टूडेंट, आज मैं आपको माइक्रो टीचिंग सूक्ष्म शिक्षण के बारे में बताने जा रही हूँ। शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रभावशाली शिक्षक तैयार करने के लिए शिक्षक व्यवहार में वांछनीय परिवर्तन लाने के लिए अनेकों पृष्ठपोषणीय प्रविधियों का प्रयोग किया जाने लगा है, जो कि एक आवश्यक पहलू है और शिक्षक प्रशिक्षण इसके बिना पूरा नहीं किया जा सकता। इसकी प्रमुख विधियां हैं जो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। शिक्षक व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए प्रमुख विधियां निम्नलिखित हैं। सबसे पहला है सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग। सेकंड है अनुकरणीय शिक्षण स्टिमुलेटेड सोशल स्किल टीचिंग। तीसरा है अंतक्रिया इंस्ट्रक्शन एनालिसिस। चौथा प्रशिक्षण समूह टी ग्रुप। पांचवा है अभिक्रमित अनुदेशन प्रोग्रामेड इंस्ट्रक्शन। स्टूडेंट, ये जो हमारा 5 विधियां हैं, ये विधियां शिक्षक प्रशिक्षण का एक प्रमुख पहलू है। हम क्लास में भी अक्सर आप लोगों को बताते हैं कि शिक्षक प्रशिक्षण का 4 नींव होता है। वो 4 नींव जो है वो पहला है हमारा स्किल कौशल, सेकंड है मेथड विधि, तीसरा है तकनीक और चौथा है हमारा खुद स्टूडेंट टीचर, जिसको छात्र अध्यापक कहते हैं। अतः ये 4 जो बेस होते हैं ये टीचिंग के लिए महत्वपूर्ण है और इसी के भरोसे हमारा शिक्षक प्रशिक्षण चलता है और यही शिक्षक प्रशिक्षण को आगे बढ़ा के एक कुशल शिक्षक बनाने में हमारी सहायता करते हैं। तो स्टूडेंट, सबसे पहले आज हम सूक्ष्म शिक्षण के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि सूक्ष्म शिक्षण की शुरुआत कहाँ से हुई। सूक्ष्म शिक्षण की शुरुआत सर्वप्रथम इसकी शुरुआत 1961 में अमेरिका के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में शोध उपाधि हेतु अध्ययन प्रत्याशी कीथ एचिसन से मानी जाती है, जो प्रशिक्षित छात्राध्यापकों हेतु अभिनव अनुभवों इनोवेटिव टीचिंग एक्सपीरियंस के क्षेत्र में शोधरत थे। उसने रॉबर्ट एन बुश और डॉक्टर वाइट डब्ल्यू एलन के साथ सूक्ष्म अध्यापन पाठ्यक्रमों का निर्माण किया तथा इन्हें प्रदर्शन अध्यापन डेमोन्स्ट्रेशन टीचिंग के नाम से पुकारा। एचिसन के बाद इन अध्यापकों प्रदर्शनों में वीडियो टेप रिकॉर्डर को सम्मिलित कर लिया गया, जिससे कि इन प्रदर्शनों के दौरान पृष्ठपोषण उपयुक्त तरीके से प्रदान किया जा सके। स्टूडेंट, इसी दौरान स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के ही हैरी गैरिसन ने अध्यापक सामर्थ्य मूल्यांकन दिग्दर्शिका टीचर कॉम्पिटेंस एप्रेशियल गाइड बनाकर एक अध्यापक प्रशिक्षण के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कार्य संपन्न किया। 1967 के दौरान क्लेन बोस ने सेंट जॉन्स स्टेट विश्वविद्यालय के ग्रीष्मकालीन शिविर में प्राथमिक शिक्षक पाठ्यक्रम के छात्राध्यापकों को परंपरागत एवं सूक्ष्म अध्यापन द्वारा प्रशिक्षित करके अंतर्ज्ञात करने की योजना बनाई। यद्यपि उपलब्धि में विशेष अंतर न होते हुए भी सूक्ष्म अध्ययन में श्रम शक्ति तथा समय अपेक्षाकृत बहुत कम लगा। इन सभी प्रारंभिक शोध अध्ययनों से सूक्ष्म शिक्षण का क्रमिक रूप में मार्ग प्रशस्त हुआ और इसी मार्ग पे चल के आज हम एक अच्छे शिक्षक को निर्मित करते हैं।
कोई भी शिक्षक प्रशिक्षण लेने के दौरान सूक्ष्म शिक्षण पाठ को बहुत ही ध्यान से और सावधानी पूर्वक अध्ययन करते हैं। इससे होता यह है कि वो अपनी शिक्षण प्रक्रिया को सही ढंग से पूरा कर पाते हैं। हमारे जो भी छात्र अध्यापक होते हैं वो पढ़ लिख के ही इस प्रशिक्षण को प्राप्त करने आते हैं, लेकिन वो तब तक शिक्षण को पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं कर पाते जब तक वो सूक्ष्म शिक्षण को सही ढंग से ना समझ लें। तो हमारे टीचिंग में सूक्ष्म शिक्षण माइक्रो टीचिंग का स्थान प्रमुख है। स्टूडेंट, अब हम जानेंगे सूक्ष्म शिक्षण की परिभाषा, डिफिनेशन ऑफ माइक्रो टीचिंग। क्योंकि किसी भी चीज़ को या किसी भी टॉपिक के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए उसको परिभाषित करना बहुत ज़रूरी होता है। तो स्टूडेंट, हम आपको यहाँ पे 2 परिभाषा बताने जा रहे हैं जो कि इसके लिए महत्वपूर्ण है। पहला है R.N. बोस द्वारा सूक्ष्म शिक्षण कम समय, कम छात्रों एवं कम शिक्षण क्रियाओं वाली प्रविधि है। स्टूडेंट, ये समझने वाली बात है, सूक्ष्म शिक्षण, सूक्ष्म का मतलब भले ही छोटा होता हो, लेकिन शिक्षक प्रशिक्षण के सूक्ष्म शिक्षण का अर्थ बहुत बड़ा है। इसी सूक्ष्म शिक्षण के सहारे हम लोग विस्तृत शिक्षण का अध्ययन करते हैं। तो जैसा R.N. बोस ने बताया कि सूक्ष्म शिक्षण कम समय, कम छात्रों एवं कम शिक्षण क्रियाओं वाली प्रविधि है, तो इसमें इसकी समयावधि जो है, कम समय का मतलब है 6 मिनट, 6 से 10 मिनट के बीच। कम छात्र, इसमें छात्रों की संख्या भी कम होती है, जैसे 10 से 15 के बीच। कम शिक्षण क्रियाओं वाली का मतलब है कि इसमें हम लोग एक ही विधि का प्रयोग करते हैं, एक ही स्किल का प्रयोग करते हैं और उसी स्किल का पाठ बना के, उसी कौशल का पाठ बना के हम लोग अपनी शिक्षण को यहाँ पे दर्शाते हैं, दिखाते हैं। तो हम स्टूडेंट आगे आप लोगों को इसके चक्र के बारे में बताएंगे, जिसमें आपको पता चलेगा कि सूक्ष्म शिक्षण में टीचिंग 6 मिनट का, फीडबैक 6 मिनट का, रीप्लानिंग 12 मिनट का, रीटीच 6 मिनट का और रीफीडबैक भी 6 मिनट, यानी टोटल 36 मिनट का हमारा जो है वो सूक्ष्म शिक्षण का पाठ टोटल जो हमारा प्लान होता है उसका होता है। का मतलब है हमारा एक क्लास 6 मिनट का ही होगा। एक स्किल को हम लोग 6 मिनट में ही दर्शाएंगे। दूसरा परिभाषा है हमारा एलन एन रायन के अनुसार। इन्होंने सूक्ष्म शिक्षण को परिभाषित करने के लिए 5 पॉइंट को निर्धारित किया है। सबसे पहला है हमारा सूक्ष्म अध्यापन वास्तविक अध्यापन है, यानी शिक्षक प्रशिक्षण में माइक्रो टीचिंग ही वास्तविक अध्यापन है। अगर हम माइक्रो टीचिंग में अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं तो हमारा आगे का प्लान भी सक्सेस हो जाएगा। दूसरा है सूक्ष्म अध्यापन सामान्य कक्षीय जटिलताओं से रहित है। स्टूडेंट, अगर हम लोग सामान्य कक्षा की बात करें तो उसमें हम लोग मेथड, स्किल, टेक्निक, प्लान, ऑब्जेक्टिव, बहुत सारे ऐसी बातों को लेके चलते हैं और वो थोड़ा जटिल होता है। परंतु सूक्ष्म शिक्षण की कक्षाएं सामान्य होती हैं और वो जटिलताओं से रहित होती हैं। तीसरा है हमारा
सूक्ष्म अध्यापन में एक बार में एक कौशल या एक क्रियाविधि का प्रशिक्षण दिया जाता है। स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान देंगे, सूक्ष्म अध्यापन में एक बार में एक ही स्किल को हम लोग पढ़ाते हैं, एक ही स्किल का कौशल हम लोग यहाँ पे, एक ही कौशल हम लोग यहाँ पे दिखाते हैं। चौथा है, अभ्यास क्रमों को नियंत्रित करके परिवर्तन करने की अपेक्षा की जाती है। यहाँ पे हम आगे वीडियो जब बनाएंगे तो आपको माइक्रो टीचिंग का साइकिल समझाएंगे, जिसमें आपको ये बात समझ में आएगी कि अभ्यास क्रमों को किस तरह से नियंत्रित करते हैं। यहाँ पे हम लोग एक साइकिल के अनुसार चलते हैं और अभ्यास क्रम को एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक प्रदर्शित करते हैं। जैसे पहले टीचिंग करते हैं, फिर हमको जो फीडबैक मिलता है उसके बाद हम रीप्लान करते हैं और फिर रीटीच करते हैं और रीटीच के बाद हमको फीडबैक मिलता है। आगे है हमारा पांचवा, प्राप्त परिणामों के आधार पर पृष्ठपोषण की योजना निर्धारित की जाती है। अतः जैसे ही हमारा टीचिंग, फीडबैक, रीप्लान, रीटीच हो जाता है तो हमको रीफीडबैक प्राप्त हो जाता है, और जैसे ही हमको रीफीडबैक प्राप्त होता है या हमको फीडबैक ही प्राप्त होता है तो फिर हम लोग उस प्लान को कैंसिल करके नया प्लान का योजना करते हैं, नया प्लान बनाते हैं और उस नए प्लान को फिर से रीटीच करते हैं। तो इस तरह से एलन एंड रियान ने अपने इस डिफिनेशन के जरिए ये क्लियर कर दिया है कि सूक्ष्म शिक्षण का वास्तविक रूप क्या है। तो स्टूडेंट, ये दो परिभाषा बहुत ही महत्वपूर्ण था जो हम आपके सामने रखे हैं। इसके आगे R.S. शर्मा ने भी सूक्ष्म शिक्षण की 3 स्थितियों को आधार माना है। सबसे पहला है ज्ञान प्राप्ति, दूसरा है अधिग्रहण स्थिति, तीसरा है अंतरण स्थिति। तो पहला, जैसे कि R.S. शर्मा ने बताया, ज्ञान प्राप्ति। ज्ञान प्राप्ति के अंतर्गत 3 प्रमुख बातें आती हैं, जैसे अभ्यास कौशल, टीचिंग स्किल्स, प्रदर्शन का निरीक्षण, ऑब्जर्वेशन और डेमोन्स्ट्रेशन, प्रदर्शित कौशलों का विश्लेषण, एनालिसिस स्किल्स। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि अध्यापन कौशल, टीचिंग स्किल्स को ज्ञान प्राप्ति का आधार कैसे बनाया गया है। सूक्ष्म शिक्षण में जो अध्यापन कौशल होते हैं वो सूक्ष्म शिक्षण का आधार होते हैं, और जो टीचिंग स्किल होता है हमारा, जब हम स्किल के बारे में विस्तार पूर्वक समझ जाते हैं, जान जाते हैं, तो हमको क्लास में पढ़ाने में सुविधा होती है और हम छात्रों को सही बात सही रूप से समझा पाते हैं। दूसरा है हमारा प्रदर्शन का निरीक्षण। जो भी छात्राध्यापक जिस कौशल का प्रदर्शन कर रहे होते हैं, उसी कक्षा में उनका निरीक्षण करने के लिए अन्य अध्यापक उपस्थित होते हैं और वो उनका निरीक्षण करके उनको फीडबैक देते हैं। उसके बाद है प्रदर्शित कौशलों का विश्लेषण। फिर जो कौशल प्रदर्शित किया जाता है उसको विश्लेषित किया जाता है। दूसरा है कौशल अधिग्रहण स्थिति। इसमें है सूक्ष्म पाठ तैयार करना, कौशल का अभ्यास और निष्पादन मूल्यांकन। तो सूक्ष्म पाठ तैयार करने के लिए जब हम सूक्ष्म शिक्षण का क्लास लेते हैं तो उसमें एक स्किल के लिए सूक्ष्म पाठ तैयार करते हैं। दूसरा है कौशल का अभ्यास। उसके बाद हम लोग पहले कौशल का अभ्यास करते हैं और फिर उसी कौशल का प्रदर्शन करते हैं। और तीसरा है निष्पादन मूल्यांकन। उसके बाद फिर उसी कौशल का निष्पादन किया जाता है और उसका मूल्यांकन किया जाता है, और उसमें अगर संतुष्टि ना हो
तो फिर रीप्लान की बात की जाती है। और तीसरा है अंतरण स्थिति, कौशल का वास्तविक अध्यापन स्थिति। जब छात्र अध्यापक का रीलेसन प्लान, रीटीच और रीफीडबैक हो जाता है, उसके बाद उसका कौशल का वास्तविक अध्यापन स्थिति उपस्थित हो जाता है और वो उसी स्थिति से आगे बढ़ते हैं और अपने दूसरे कौशल का प्रदर्शन करते हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट, आपने सूक्ष्म शिक्षण के बारे में अभी तक जो 3 परिभाषा यहाँ पे देखा, वो आपको समझने के लिए अत्यधिक कुशल था। आगे हम आपको सूक्ष्म शिक्षण व्यवहार के प्रमुख, सूक्ष्म शिक्षण को, इसके व्यवहार को प्रमुख स्थान प्रदान किया गया है। जैसे इसके कुछ गुण हैं वो हम आपको बता रहे हैं। इसमें सूक्ष्म शिक्षण व्यवहार को प्रमुख स्थान प्रदान किया गया है। यह सरल प्रशिक्षण पृष्ठभूमि प्रदान करता है क्योंकि सूक्ष्म शिक्षण कौशल पाठ्य वस्तु तथा कक्षा अनुशासन आदि शिक्षण के प्रत्येक पक्ष को सरल करने की सुविधा इस प्रविधि में सन्निहित रहती है। तीसरा, छात्र अध्यापक को ध्यान केवल परिभाषित व्यवहारों पर स्थापित होने के कारण वह वांछित परिवर्तनों तक शीघ्र पहुंच जाता है। चौथा है, छात्राध्यापक एक विशिष्ट शिक्षण कौशल के अनेकों अभ्यासों द्वारा उस कौशल में सिद्धस्थ हो जाते हैं। 5वां है, सूक्ष्म शिक्षण विभिन्न विकल्पों को की सुविधा प्रदान करता है। और 6ठा है, पर्यवेक्षक संपूर्ण पाठ का निरीक्षण आसानी से कम समय एवं शक्ति के साथ संपन्न कर लेता है। 7वां है, छात्राध्यापक को पाठ समाप्ति के तत्काल बाद उसको पृष्ठपोषण प्रदान किया जाता है। एंड 8वां है हमारा, पृष्ठपोषण छात्रों को पाठ के पुनर्निर्माण में सहायता प्रदान करता है। तो स्टूडेंट, आज हम आपको माइक्रो टीचिंग के क्लास में इतना ही बताते हैं। अगले वीडियो को भी आप ध्यान से सुनेंगे और देखेंगे। उसमें हम आपको माइक्रो टीचिंग साइकिल के बारे में बताएंगे, उसकी विशेषता के बारे में बताएंगे। तब तक आप इसको ध्यानपूर्वक सुने। मुख्य रूप से अभी तक हमने आपको यही बताया कि माइक्रो टीचिंग स्किल की शुरुआत कहाँ से हुई, इसकी परिभाषा क्या है, इसकी प्रमुख विशेषता क्या है, इसके गुण क्या हैं और इसकी 3 स्थितियां जो आर.एस. शर्मा द्वारा बताई गई हैं वो क्या है। तो सूक्ष्म शिक्षण को सूक्ष्मता से जानने के लिए आप इसको ध्यान से सुने और आगे भी हमारे साथ बने रहें। अगले वीडियो में हम फिर आपको इसी टॉपिक पे आधारित दूसरा सब टॉपिक लेके आएंगे और आपको समझाएंगे। धन्यवाद।